हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू लॉ एडिक्शन। सो फ्रेंड्स, वुमेन इन क्रिमिनल लॉ की इस सीरीज़ में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट के साथ में। सो फ्रेंड्स, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे एंड देयर आफ्टर विल स्टार्ट विद द फर्दर एक्ट। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया हो। अगर आपने बेल आइकन अभी तक क्लिक नहीं किया है तो सबसे पहले जाके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट की इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले इस एक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि इस एक्ट का नाम क्या है, इसका मतलब क्या है, इसे क्यों बनाया गया और इसके पीछे का लिटिल बिट बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। सो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट मीन्स कि जो भी रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो भी प्रेजेंटेशंस हैं जो कि डिसेंट नहीं है, दैट आर इनडिसेंट इन द नेचर, जो हमारी सोसाइटी, हमारी जो एक कम्युनिटी है, सोसाइटी है, वो एक्सेप्ट नहीं करती डिसेंसी के साथ में, या उसको एज अ डिसेंट कंटेंट एक्सेप्ट नहीं करती, दैट इज़ रिगार्डेड टू बी एज इनडिसेंट। तो ये जो बेसिकली एक्ट है, ये विमेन की इनडिसेंसी के रिप्रेजेंटेशंस के जो एक्ट्स हैं उन पे प्रोहिबिशन लगाता है। तो बेसिकली इट प्रोहिबिट्स द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ वुमेन और एनीथिंग दैट रिलेट्स टू द वीमेन, या कोई भी ऐसी इनडिसेंसी जो हमारी सोसाइटी और कम्युनिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, उन सभी रिप्रेजेंटेशंस को इस एक्ट ने प्रोहिबिट किया हुआ है ड्यू टू इट्स इनडिसेंसी एंड a bad effect on the society. So this is what indecent representation act is and it is being made for. So friends, ये जो indecent representation act है, इस एक्ट के साथ में एक जजमेंट है रिजाना वर्सेस हेकलेन, जिसमें हेकलेन टेस्ट नाम का जो टेस्ट है वो अडॉप्ट किया गया था। तो वो टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एक्ट के साथ में आपको वो टेस्ट अपने माइंड में ज़रूर रखना है। फिर कभी नेक्स्ट सेशन में हम ये पूरी जजमेंट डिस्कस करेंगे जिसमें इस टेस्ट के बारे में हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना ही जानना ज़रूरी है कि जो हेकलेन टेस्ट है उसके ऊपर बेस्ड हम कुछ फंडामेंटल्स और कुछ पर्टिकुलर्स लगा के हम ये देखते हैं कि क्या ये चीज़ डिसेंट है या नहीं। मतलब द डिफरेंस बिटवीन द डिसेंसी एंड इनडिसेंसी जो है वो हेकलेन टेस्ट अडॉप्ट करके ही हम फाइंड आउट करते हैं। दिस वॉज बीन अडॉप्टेड इन रिजाना वर्सेस हेकलेन। बट थोड़ी ही देर के बाद 2014 में अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में इसी टेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो हेकलेन टेस्ट था रेजिना वर्सेस हेकलेन के केस में जो अडॉप्ट किया गया था, फर्दर 2014 में अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में इसी टेस्ट को रिजेक्ट करते हुए 292 आईपीसी का जो सेक्शन है और इस एक्ट का जो सेक्शन 4 सेक्शन जो है, उन दोनों के अगेंस्ट में चैलेंज किया गया था एक मैटर, और उस मैटर में इस टेस्ट को रिजेक्ट करके एक न्यू टेस्ट अडॉप्ट किया गया था, दैट इज़ कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। तो अब एट प्रेजेंट कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है द डिसेंसी एंड इनडिसेंसी ऑफ द पर्टिकुलर कंटेंट। तो ये थोड़ा बहुत जो है इनिशियल जो है बैकग्राउंड था जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट से पहले आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे एक्ट के साथ में। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये एक्ट जो है ये इनैक्ट और इन्फोर्स आपको पता ही है, अलग अलग डेट्स पे होता है। तो 28 दिसंबर को ये इनैक्ट किया गया था, मतलब प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल गई थी इसे, और बाद में ये इन्फोर्स किया गया था 2 अक्टूबर को 1987 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी बेसिक जो है इंट्रोडक्शन टाइप है। तो इसका ऑब्जेक्ट जो है आपको पता ही है, प्रोहिबिशन करता है ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशंस को। तो ये रिप्रेजेंटेशंस होती कैसे हैं? ये रिप्रेजेंटेशन थ्रू एडवर्टीजमेंट हो सकती है, पब्लिकेशन के थ्रू, कोई पेंटिंग्स, कोई फिगर्स, कोई राइटिंग, किसी भी माध्यम से अगर आप कोई रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जो इनडिसेंट है, ये एक्ट उसे रोकने के लिए बनाया गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड इंट्रोडक्शन अबाउट द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट। अब इसमें कुछ डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन नंबर 2 में, और डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि एक्ट जब आप कोई कर रहे हो तो उसकी एप्लीकेशन का जानना बहुत ज़रूरी है। तो सेक्शन नंबर 1 जो है वो इसकी एप्लीकेशन बताता है, और आपको पता ही है कोई भी एक्ट है दैट इज़ अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया। पहले क्या होता था, 2019 से पहले का सिनेरियो था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब आपको पता है अक्टूबर 2019 के बाद ये होल ऑफ इंडिया इंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सेक्शन 1 है, इसका जो एप्लीकेशन बताता है। सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें कुछ डेफिनेशन दे रखी हैं। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? एडवर्टीजमेंट में
कोई नोटिस, सर्कुलर, लेबल, कोई रैपर, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सारा कुछ एडवर्टीज़मेंट के अंदर होता है। उसी को अगर आप किसी भी माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई सैम्पल्स के थ्रू, कोई सेल्स के थ्रू, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। दीज आर सम important definitions। और सबसे important definition, indecent representation of women, it has been defined as a depiction of a women form or body or a part in any manner effective indecent। women के किसी भी बॉडी पार्ट को या किसी भी पार्ट को आप ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो जो कि इनडिसेंट लग रहा है या कम्युनिटी के अगेंस्ट डेरोगेटरी है, अगेंस्ट है, कोई करप्टिव या कोई इंजर या मॉरल वैल्यूज़ को जो रिग्रेस कर रहा है, मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट में जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें इनडिसेंसी में फॉल करेंगी एंड दैट इज़ सच रिप्रेजेंटेशन जो कि इनडिसेंट है इन रिगार्ड ऑफ द वुमेन। सो फ्रेंड्स, ये था इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की डेफिनेशन। तो अब बेसिक कंटेंट जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये कंटेंट का ऑब्जेक्ट क्या था, प्रोहिबिट करना। तो सेक्शन 3 और 4 प्रोहिबिशन की बात करेंगे। तो फ्रेंड जो ऑफेंस है इसके बेसिकली वो सेक्शन 3 और 4 ही हैं। ये 2 क्राइम्स हैं जो इसके अंदर कवर्ड हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की। सेक्शन नंबर 3 जो है इट प्रोवाइड्स द प्रोहिबिशन। ये प्रोहिबिट कर रहा है किसे, ये प्रोहिबिट कर रहा है एडवर्टीजमेंट्स को। तो ये प्रोहिबिशन जो है एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर है कि कोई भी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए टू एडवर्टाइज एनी कंटेंट दैट इज़ इनडिसेंट फॉर अ वीमेन। ठीक है, तो ये सेक्शन क्या कर रहा है, नो पर्सन, कोई भी पर्सन ना ही कुछ पब्लिश करेगा, ना ही कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेगा और ना ही किसी पब्लिकेशन या किसी भी तरह की एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेगा किसी ऐसी एडवर्टीजमेंट में जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट इनडिसेंट है इन रिगार्ड ऑफ वुमेन और वुमेन की डिग्निटी को रिड्यूस कर रहा है। तो वुमेन की रेपुटेशन और डिग्निटी को लोअर डाउन करने वाली कोई भी पब्लिकेशन अरेंजमेंट, पब्लिकेशन एग्जीबिशन में पार्ट लेने वाला व्यक्ति और उसको कैरी ऑन करने वाला पर्सन इज सेट टू बी एज अ ऑफेंडर अंडर सेक्शन नंबर 3। तो ऐसा कुछ भी करना मना है सेक्शन 3 के अंदर। नाउ मूव टू सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 प्रोहिबिशन लगा रहा है पब्लिकेशन के ऊपर। ये सेक्शन कह रहा है कि आपने कोई भी पब्लिकेशन नहीं करनी है जो कि इनडिसेंट है इन रिगार्ड ऑफ द वुमेन। तो फ्रेंड्स अभी आप बोलेंगे कि एडवर्टीजमेंट और पब्लिकेशन में क्या डिफरेंस है। तो एडवर्टीजमेंट में हो गया कुछ पब्लिश करना, अरेंज करना या पार्टिसिपेट करना। पब्लिकेशन कैसे करते हो आप, पब्लिकेशन मतलब किसी भी चीज़ को पब्लिकली ओपन करना, पब्लिकाइज करना। फॉर एग्जाम्पल टू प्रोड्यूस एनीथिंग, टू सेल एनीथिंग और टू हायर अ पर्सन टू डू दैट थिंग, या कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ भी सर्कुलेट करना, कोई पोस्ट डालना किसी बुक्स के थ्रू, कोई पैम्फलेट्स के थ्रू, कोई पेपर, कोई राइटिंग, कोई फिल्म, किसी पेंटिंग के माध्यम से, किसी भी तरीके से जो ऑब्सीन नेचर का कंटेंट शो करे। ऑब्सीनिटी फ्रेंड्स आपको पता होगा आईपीसी का सेक्शन नंबर 292 ज़रूर माइंड में रख के इसको कंसीडर कीजिएगा। तो कोई भी ऐसी पेपर, स्लाइड, पैम्फलेट्स, कोई भी ऐसी आप चीज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हायरिंग, सेलिंग कर रहे हैं, उसको पब्लिकाइज कर रहे हो आप, जिसमें कोई ऑब्सीन या इनडिसेंट कंटेंट है जो वुमेन को ऑब्सेनिटी के साथ में और इनडिसेंसी के साथ में डील कर रहा है, तो दोज एक्शंस आर प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन नंबर 4। सो फ्रेंड दैट्स अबाउट सेक्शन नंबर 4। लेकिन सेक्शन नंबर 4 को हम थोड़ा सा और एक्सेप्शनल फॉर्म में करेंगे क्योंकि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑल्सो। इसमें 3 एक्सेप्शंस दे रखी हैं। सबसे पहली एक्सेप्शन तो ये है कि अगर कोई भी चीज़ पब्लिक गुड में है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी फेवरेबल काम के लिए है, चाहे वो इनडिसेंट है लेकिन उसका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ फॉर अ पब्लिक इंटरेस्ट एंड गुड, तो वो इस सेक्शन 4 के एम्बिट में फॉल नहीं करेगी। मतलब सेक्शन 4 उन पब्लिकेशंस को मना कर रहा है जो इनडिसेंट और गलत है, उन पब्लिकेशंस को मना कर रहा है। लेकिन कुछ रिप्रेजेंटेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल टाइम्स की 9th 10th की साइंस की बुक्स देखेंगे तो यू विल फाइंड द रिप्रोडक्टिव चैप्टर जिसमें रिप्रोडक्शन बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स क्या वो चैप्टर गलत है? तो जब हम वो चैप्टर्स को डील करते हैं तो सम हाउ द चिल्ड्रंस और द स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ स्टडिंग फील्स लाइक कि नहीं ये थोड़ा ऑकवर्ड है या ये थोड़ा इनडिसेंसी प्रेजेंट कर रहा है, दे फील लाइक ऑकवर्ड। बट आज हम उसको रियलाइज़ कर सकते हैं कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि दोज बुक्स एंड दोज कंटेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन्स टू स्टडी। तो वो एक ह्यूमन्स की नॉलेजेबल चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ नॉलेज, लिटरेचर या साइंस को सपोर्ट करना है और एक नॉलेज क्रिएट करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना। तो दैट्स नॉट रॉन्ग। तो ऐसी चीज़ें अलाउड हैं, दैट डज नॉट फॉल अंडर सेक्शन 4 और ऐसी चीज़ें पब्लिक इंटरेस्ट और गुड की वजह से गलत नहीं है और रिप्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल डिसेंट है, इनडिसेंसी में फॉल नहीं करती। सेकेंड जो इसका कारण है वो है बोनाफाइड रिलीजियस पर्सपेक्टिव।
मतलब अगर कोई भी रिलीजियस या कोई बोनाफाइड जेन्युइन पर्पस के लिए कोई भी स्कल्पचर्स वगैरह बना रखे हैं तो वो भी गलत नहीं है। तो स्कल्पचर्स वगैरह कोई एशियंट कोई बिल्डिंग्स हो गई या फिर कोई टेम्पल्स हो गए जिसमें बहुत ही पुरातन स्कल्पचर्स बने होते हैं, वेदर दे आर इंडिसेंट या कुछ भी है, लेकिन वो एक टेम्पल में और वो एक स्कल्पचर और एंशियंट मॉन्यूमेंट्स में बनाए गए हैं और वो किसी भी तरह से इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में फॉल नहीं करते, क्योंकि उनका जो पीछे का ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ प्योरली रिलीजियस एंड एंशियंट फॉर अ नॉलेज पर्पस, और उनके पीछे इनग्रेविंग्स और पेंटिंग्स जो हैं वो उनके पीछे एक रैशनेल है। और स्पेसिफिकली जो स्कल्पचर्स हैं ये वही अलाउड हैं जो एक पर्टिकुलर लॉ के द्वारा अलाउड है, दैट इज़ एशियन मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के अंदर जो वैलिड हैं और रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ वही जो हैं सेक्शन 4 के एम्बिट से बचे हुए हैं। ओनली दोज आर अंडर द एम्बिट ऑफ द एक्सेप्शंस, अदरवाइज कोई भी चीज़ जो इंडिसेंट है दैट इज़ नॉट अलाउड टू बी प्रिटेंडेड। लास्ट जो है दैट इज़ फिल्म्स। कोई फिल्म, कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि इनडिसेंट है लेकिन सिनेमाटोग्राफी एक्ट के अंदर उसे परमिशन मिली हुई है, सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 ने उसको सेंसर बोर्ड ने उसे अलाउ किया हुआ है, पास किया हुआ है, सो इन दैट वेरी सेंस दैट डजंट कम अंडर सेक्शन 4। तो फ्रेंड्स ये था सेक्शन नंबर 3 और 4। चले जल्दी से एक बार सेक्शन 3 और 4 में रिव्यू करवा देती हूँ। सेक्शन 3 आपको एडवर्टीजमेंट देने से मना कर रहा है जो इंडिसेंट है। सेक्शन 4 आपको पब्लिकाइज करने से मना कर रहा है जो इंडिसेंट है। और कुछ 3 चीज़ें जो इंडिसेंट पब्लिकेशन में नहीं आती वो हैं पब्लिक गुड के लिए, रिलीजियस स्कल्पचर्स के लिए, एशियन मॉन्यूमेंट्स में बनी हुई स्कल्पचर्स में, और फिल्म जो सिनेमाटोग्राफी एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है। ये सब चीज़ें इनमें नहीं आती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 फ्रेंड्स पार दे रहा है किस चीज़ की? सीज़ करने की और एंटर करके इंस्पेक्शन करने की। तो किसको पार्स दे रखी है इसमें? तो इसमें एक ऑथोराइज पर्सन है जो गजटेड ऑफिसर है। तो कोई भी गजटेड ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथोराइज़ किया हुआ है कि वो कहीं भी अगर इनडिसेंट कोई ऑब्जेक्ट या कोई इनडिसेंट कंटेंट मिलता है वहाँ जाके वो उस कंटेंट को देख सकता है, सीज़ कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है। मतलब दे हैव अ राइट ऑफ एंट्री, सीजिंग एंड एग्जामिन। लेकिन एंटर करने के लिए रीज़नेबल टाइम होना चाहिए, सीज़ के लिए उनको रूल्स फॉलो करने हैं सीआरपीसी के, और एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स ये जो सर्च एंड सीजर वाला जो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होगा, मेक इन माइंड कि ये सारा का सारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग होगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो एंट्री और सीजिंग के राइट्स हैं ये बिल्कुल ही सीआरपीसी के साथ में रिलेट करके हैं, लेकिन अगर कुछ पॉइंट्स हैं इनके साथ में जो ध्यान देने वाले हैं दैट आर इंपॉर्टेंट नोटिंग्स, कि अगर कोई ड्वेलिंग हाउस है बिना वारंट के आप वहाँ पे एंटर सीज नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको जीएमआईसी का वारंट लगेगा। और ये सारा सर्च एंड सीजर का प्रोसेस करते समय आपको सीआरपीसी के प्रोविजंस को कंप्लाई करना है। और अगर आपने कोई सीज़ प्रोडक्ट किया है, कुछ भी सीज़ किया है, आपको उसे अपने पास में नहीं रखना है, आपको मजिस्ट्रेट को हैंड ओवर करना है। अगर किसी सिचुएशन में प्रोडक्ट्स या कोई भी चीज़ जो है वो फेवरेबल नहीं है कि आप हैंड ओवर कर सकें, या कोई भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो हैंड ओवर नहीं हो रही है, तो यू हैव टू इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट, और वो आपको आगे ऑर्डर्स पास करेगा कि इन जो भी सीज्ड आइटम्स हैं इनका क्या करना है, हाउ टू कंप्लाई विद दैट। तो दिस इज़ सेक्शन नंबर 5 जो सर्च एंड सीजर की बात कर रहा है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 6 की। तो सेक्शन नंबर 6 पेनल्टीज़ बता रहा है कि आपने अगर सेक्शन 3 और 4 में क्राइम किया है, सेक्शन 3 में एडवर्टीजमेंट करी है, सेक्शन 4 में पब्लिकेशन करी है, तो इफ़ यू हैव डन सच सॉर्ट ऑफ पब्लिकेशंस एंड एडवर्टीजमेंट्स देन यू विल बी पेनलाइज्ड इनटू द पनिशमेंट्स अंडर सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या कह रहा है कि अगर फर्स्ट टाइम कन्विक्शन हो रही है इट मे एक्सटेंड टू 2 years और फाइन दैट विल गो टू 2000 रुपीज़, और अगर सेकेंड टाइम वही चीज़ रिपीट हो रही है तो वो आपको 5 years तक भी फेस करनी पड़ सकती है, नॉट लेस देन 6 months बट विच मे एक्सटेंड टू 5 years, और फाइन भी आपका 1 लाख तक एक्सीड हो सकता है। तो फ्रेंड दिस इज़ ऑल अबाउट द पनिशमेंट दैट आर गिवन इन सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 7 इज़ अ वेरी यूनिवर्सल सेक्शन जो आप हर एक एक्ट में मोस्टली पढ़ते ही हैं, डील्स विद द कंपनी। यही क्राइम जो हम 3-4 में पढ़ते आए हैं, इस एक्ट में पढ़ रहे हैं, ये अगर कोई कंपनी के द्वारा हो रहा है तो जब भी कंपनी का हेड है उस टाइम जिसके गाइडेंस में वो काम हो रहा है, ही और शी विल बी पेनलाइज्ड, उसको इसके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा और वो पेनलाइज किया जाएगा अनटिल अनलेस वो ये प्रूव नहीं कर देता कि ही डज़ नॉट हैव अ नॉलेज ऑफ द दैट वेरी एक्ट। तो सेक्शन नंबर 8 कुछ नहीं, बस हमें सीआरपीसी की तरह एक नेचर बता रहा है कि इस ऑफेंसेस की जो नेचर है वो बेलेबल और कॉग्निजेबल है। तो बेलेबल ऑफेंस है और कॉग्निजेबल नेचर है। सेक्शन नंबर जो 9 है ये बेसिकली बात कर रहा है इट जस्टिफाइज द एक्शन, मतलब पब्लिक गुड में या फिर गुड फेथ में अगर कोई अथॉरिटी इस एक्ट के कंप्लायंस में कोई भी एक्शन लेती है तो वो गुड फेथ में माना जाएगा और उसके जस्टिफिकेशंस में कोई अगेंस्ट उसके कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। दैट्स सो फ्रेंड दैट्स ऑल अबाउट द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट
तो आई होप ये एक्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये छोटा सा एक्ट है, बहुत ईजी एक्ट है। तो विमेन इन क्रिमिनल लॉ के लिए आपको ये एक्ट जो है प्रिपेयर करना है। दिस विल कम इन योर एग्ज़ाम फॉर श्योर एंड दिस इज़ वेरी ईजी एक्ट, स्कोरिंग है, तो इसको ज़रूर कवर करके जाइएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट। तो इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट डू लेट मी नो इन बिलो कमेंट बॉक्स। और इस एक्ट के रिगार्डिंग जो आपको स्टार्टिंग में मैंने 2 जजमेंट्स बताई हैं वो ज़रूर माइंड में रखिएगा। अविका सरकार वाले में कौन सा टेस्ट अप्लाई हुआ था, कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। तो वही टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डिसेंसी को मेजर करते हैं और फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। अगर आपको हेकलेन का जो टेस्ट है उसकी जजमेंट जैन वर्सेस हेकलेन और अविका सरकार का पूरा केस समझना है, या इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन whole case in detail, so do let me know in below comment box. We'll discuss that case for sure. Thank you and stay tuned with Law Addiction.